हेलो नमस्कार दोस्तों। रीजनिंग के एक और महत्वपूर्ण वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के हमारे इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये क्वेश्चंस हमने एसएससी द्वारा कंडक्ट की गई पिछले 2-3 साल के एग्जाम्स में से पिक किए हैं, ताकि आप रीजनिंग में अभी जो परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों का ट्रेंड है वो जान पाएं। इस वीडियो में हमने लगभग सभी टॉपिक के प्रश्न इंक्लूड करने की कोशिश की है, जिससे कि आप अपने सभी टॉपिक्स की तैयारी और बेहतर ढंग से कर पाएंगे। दोस्तों, आप जानते हैं एसएससी ने अभी रिवाइज्ड एग्ज़ाम कैलेंडर शेयर किया है और हमारे पास जो महत्वपूर्ण एग्ज़ाम्स है जैसे सीएचएसएल, जेईई, ये अब हमसे ज़्यादा दूर नहीं है। मुश्किल से 1, 1.5 या 2 महीने का हमारे पास समय बचा है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम रोज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हर्षाली एकेडमी आपके लिए रोज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के वीडियो लेके आ रहा है, ताकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे, आप अपने फंडामेंटल नॉलेज को मजबूत कर सकें। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। हमारा आज का जो पहला प्रश्न है वो नंबर सीरीज से संबंधित है, जिसमें हमें श्रृंखला को पूरी करने को कहा गया है। एक नंबर्स की सीरीज दी हुई है और एक अंत में क्वेश्चन मार्क है। हमको क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आने वाली संख्या याद करनी है। किस चीज़ का अध्ययन करके इन नंबर्स के बीच में जो लॉजिक लगा हुआ है, एक निश्चित पैटर्न को ये फॉलो कर रहे हैं, उस पैटर्न को ढूंढ के। तो जब भी नंबर्स का सवाल आता है, नंबर सिस्टम से सवाल आता है, तो हम क्या करते हैं, संख्याओं के बीच का अंतर निकालते हैं। अगर संख्याओं के बीच का जो वो अंतर है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो हमें हमारा उत्तर गुणा या भाग से मिलेगा, या स्क्वायर या क्यूब से मिलेगा। और अगर संख्याओं के बीच में अंतर काफ़ी कम है तो हमें हमारा उत्तर प्लस या माइनस से मिलेगा। यहाँ पे देखते हैं क्या लॉजिक है। हम आए हैं 15 से 20 पे, तो ये कितने का अंतर हो गया दोस्तों, +5 का अंतर हो गया। 20 से लेके 40 पे आए, मतलब ये कितना हो गया, 20 से लेके 40 पे आए मतलब +20 हो गया। या फिर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि 20 से 40 आए तो मतलब ये कितना हो गया, ये 2 गुना हो गया। अब 40 से 45 आए मतलब ये कितना हुआ, +5 हुआ। अब ये 45 से 90 आए मतलब ये कितना हो गया, ये +45 का अंतर हो गया। या फिर ऊपर वाले लॉजिक से देखें तो 45 का 2 गुना कितना होता है, 90 होता है। तो कैसा लॉजिक लगा यहाँ पे, +5 × 2, +5 × 2। तो अब यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे फिर से +5 हो जाएगा। तो 90 में अगर हम 5 जोड़ दें तो हमको क्या मिलता है, 95। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों। आगे चलते हैं। सिलोजिज्म का प्रश्न है। हमें ये 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और उसके बाद 3 कंक्लूजन दिए हुए हैं। हमको स्टेटमेंट के आधार पे निर्धारित करना है कि कौन कौन से कंक्लूजन सही हैं या लॉजिकली फॉलो करते हैं। तो जब भी इस प्रकार का प्रश्न आता है तो हम क्या करते हैं, वेन डायग्राम की मदद लेते हैं। अब पहला स्टेटमेंट देखिए, कुछ सीमेंट ईंटें हैं। कुछ सीमेंट ईंटें हैं, तो मान लेते हैं ये वाला जो सर्कल है हमारा सीमेंट वाला है। ये सीमेंट वाला है, सीमेंट का स लिख देता हूँ। और वो क्या है, ईंट है हमारे पास। कुछ सीमेंट ईंट है, ये हो गया ईंट, ये हो गया। सभी ईंट रेत है। तो अब ये जितनी भी ईंट है वो क्या है, रेत है। तो किस प्रकार का सर्कल बनेगा, इस प्रकार का सर्कल बनेगा। ये हो गया रेत हमारा। और सभी सीमेंट पत्थर है। तो जो सभी सीमेंट है वो पत्थर है। सीमेंट किसके सर्कल के अंदर है, वो पत्थर के अंदर है। तो वो कैसा सर्कल बनेगा, इस प्रकार का सर्कल बनेगा। जो सभी सीमेंट है वो पत्थर है। अब देखते हैं, इस प्रकार से हमारा डायग्राम मिल गया है। कंक्लूजन देखते हैं। सभी पत्थर, कुछ पत्थर ईंटें हैं कहा गया है हमको यहाँ पे। कुछ पत्थर ईंट है, तो पत्थर का सर्कल ये रहा। ये यहाँ पे ईंट को भी ओवरलैप कर रहा है, ये ईंट को ओवरलैप कर रहा है यहाँ पे। ये देखिए, ये ईंट वाले सर्कल को। तो ये वाला कंक्लूजन सही साबित होता है दोस्तों। उसके बाद देखिए कंक्लूजन 2, कुछ रेत सीमेंट है। कुछ रेत, ये रेत वाला सर्कल है। और ये सीमेंट को कहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे ओवरलैप कर रहा है, ये इतनी जगह इसको ओवरलैप कर रहा है। तो ये वाला भी लॉजिकली फॉलो कर रहा है। तीसरे पे आते हैं कंक्लूजन 3 पे। कुछ सीमेंट पत्थर हैं। ये सीमेंट है और वो किसके अंदर है, पत्थर वाले सर्कल के अंदर है। तो ये वाला भी लॉजिकली फॉलो कर रहा है। तो तीनों कंक्लूजन यहाँ पे सही साबित हुए। काफ़ी सिंपल तरीके से हमने एक सिंपल सा डायग्राम बना के इनका उत्तर ज्ञात कर लिया। ऑल द ऑल दी कंक्लूजन्स फॉलो, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों। परीक्षा में अगर ये प्रश्न आता है तो आपको 50 से लेके 55 सेकंड का आइडियल में
आइडियल टाइम लगना चाहिए इस प्रश्न को हल करने के लिए। आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो दोस्तों, इसका कंटेंट पसंद आ रहा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारी आपसे एक विनती है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। आपका एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब या कमेंट हमें इस प्रकार का कंटेंट आपके लिए रोज़ लाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों वीडियो में। अब देखिए, कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। ड्राउस को इस प्रकार से लिखा जाता है, तो कैटनैप को कैसे लिखा जाएगा? तो जब भी अल्फ़ाबेट से संबंधित प्रश्न आता है, हम प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट की हेल्प लेते हैं। हम जानते हैं प्लेस वैल्यू का क्या कॉन्सेप्ट होता है। ए बी सी से लेके एक्स वाई जेड तक अंग्रेजी की वर्णमाला में 26 लेटर होते हैं। ए की प्लेस वैल्यू हम जब आता है लेटर हमारे सामने तो हम ए को पहले स्थान पे मानते हैं, इसलिए ए की प्लेस वैल्यू 1 हो जाती है, बी की प्लेस वैल्यू 2 हो जाती है, सी की प्लेस वैल्यू 3 हो जाती है। इसी क्रम को जारी रखते हैं, अंत में एक्स हो जाता है हमारा 24 पे, वाई हो जाता है 25 पे और जेड हो जाता है 26 पे। ये फर्स्ट सीरीज की प्लेस वैल्यू बोलते हैं। सेकंड सीरीज की प्लेस वैल्यू क्या होती है? जब हम जेड के बाद से फिर से ए बी सी लिखना चालू कर देते हैं, तो उस केस में हम ए को 27 बोल देंगे, बी को 28 बोल देंगे और सी को 29 बोल देंगे और यही क्रम आगे जारी रखेंगे। तो ए कितने पे हो गया? 27 पे, बी कितने पे हो गया? 28 पे और सी कितने पे हो गया? 29 पे। यही कॉन्सेप्ट आगे चलेगा। अपोजिट पेयर का कॉन्सेप्ट कभी कभी किसी प्रश्न में हमको लगाना पड़ता है। अपोजिट पेयर क्या होता है दोस्तों? अपोजिट पेयर मतलब जब दो लेटर दिए हुए हो और उनकी प्लेस वैल्यू का सम 27 हो तो हम उनको एक दूसरे के अपोजिट पेयर कहते हैं। जैसे कि ए और जेड, ए की प्लेस वैल्यू होती है 1, जेड होता है 26 पे, दोनों को जोड़ने पे हमको क्या मिलता है? 27 मिलेगा दोस्तों। इसी प्रकार देखिए बी और वाई, बी होता है हमारा 2 पे, वाई होता है हमारा 25 पे, दोनों को जोड़ देंगे तो हमको क्या मिलेगा? 27 मिलेगा। अब देखते हैं यहाँ पे क्या लॉजिक लगा हुआ है। ड्राउस को कैसे लिखा हुआ है? DROWSE। इसको कैसे लिखा हुआ है? HVZRUG के रूप में। इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। ये हो जाता है 4, ये हो जाता है 18, ये हो जाता है 15, ये हो जाता है हमारा 23, ये हो जाता है हमारा 19 और ये हो जाता है 5। इसी प्रकार H हो जाता है 8 पे, V हो जाता है 22 पे, Z हो जाता है हमारा 26 पे, R हो जाता है हमारा 18 पे, U हो जाता है हमारा 21 पे और G हो जाता है हमारा 7 पे। सबसे पहले वर्टिकली देखते हैं, तो 4 से लेके 8 पे आए +4 हुआ, 18 से 22 पे आए +4 हुआ, 15 से 26 पे आए मतलब +11 हुआ। फिर 23 से 18 पे आए मतलब ये तो माइनस हो गया, 23 से 18 मतलब -5 हो गया, 19 से 21 +2 हो गया। तो यहाँ पे हमें लॉजिकल कोई पैटर्न देखने को नहीं मिल रहा है अगर हम वर्टिकली देखें। जब वर्टिकली नहीं दिखता है तो हम क्या करते हैं? डायगोनली देखते हैं। 4 से लेके 7 पे आए मतलब +3 हुआ, 18 से 21 पे आए मतलब +3 हुआ, 15 से 18 पे आए मतलब +3 हुआ। उसके बाद देखिए यहाँ पे 23 से 26 पे आए +3 हुआ, 19 से 22 +3 और 5 से 8 +3। तो डायगोनली इनको इसको आर डी और जी को कनेक्ट किया +3 हुआ, आर और यू को कनेक्ट किया +3 हुआ, ओ और आर को कनेक्ट किया +3 हुआ, डब्ल्यू और जेड को कनेक्ट किया +3 हुआ, 19 और 22 को कनेक्ट किया +3 हुआ और 5 और 8 को कनेक्ट किया +3 हुआ। डायगोनली +3 हो रहा है दोस्तों प्लेस वैल्यू में। अब कैट नैप को कैसे लिखेंगे? CATNAP। ये हो जाता है 3 पे, ये हो जाता है हमारा 1 पे, ये हो जाता है हमारा 20 पे, ये हो जाता है हमारा 14 पे, ए हो जाता है हमारा 1 पे और पी हो जाता है 16 पे। डायगोनली +3 करेंगे, 16 में अगर हम +3 कर देंगे तो हमको क्या मिलता है? 19। और 19 की प्लेस वैल्यू क्या होती है? एस, मतलब हमारा उत्तर एस से शुरू होगा। सभी ऑप्शन एस से शुरू हो रहे हैं। 1 में 3 जोड़ने पे हमको क्या मिलता है? 4, 4 मतलब डी। तो दूसरा लेटर क्या हुआ? डी। तो एस के बाद आता है डी, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा रूल आउट हुआ, ऑप्शन नंबर 3 रूल आउट हुआ। 14 में 3 जोड़ने पे मिलता है 17, 17 मतलब क्यू, एस डी क्यू, एस डी क्यू इन दोनों में कॉमन हो गया। उसके बाद 20 में 3 जोड़ने पे हमको क्या मिलता है? 23, 23 मतलब डब्ल्यू, तो एस डी क्यू डब्ल्यू, एस डी क्यू डब्ल्यू ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। परीक्षा में अगर ये प्रश्न आता है तो आपको 55 से लेके 60 सेकंड का समय लगना चाहिए इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए।
ये ज़्यादा से ज़्यादा समय है दोस्तों। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आप 40 से 45 सेकंड में भी ऐसे प्रश्न को हल कर सकते हैं। आपको पेन पेपर लेने की ज़रूरत ही नहीं है। आपने जैसे ही सीधे देखा डी के बाद जब हमको वर्टिकली नहीं मिल रहा है, ये इसको ऐसे देखना है हमको। जब हमारे सामने आए कि ये लिखा है 4, ये लिखा है 8, ये लिखा है 18, ये लिखा है 22 और ये हमारी मेंटल कैलकुलेशन होनी चाहिए। ये लिखा है 15 और ये लिखा है 26। तो हमको यहीं पे समझ में आ गया कि शुरू में 2 +4 हो रहा है, 4 से 8 पे आए, 18 से 22 पे आए, लेकिन यहाँ पे 15 से 11 +11 हो रहा है, मतलब पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है। तो फिर हम क्या करेंगे, जल्दी से डायगोनली चलेंगे। तो यहाँ पे ये 4 है, ये 7 है, ये 18 है, ये 21 है। तो हमको प्रश्न देखने पे ही समझ में आ गया कि डायगोनली +3 हो रहा है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे भी डायगोनली +3 करेंगे, तो पीछे से हल करना शुरू करेंगे। पी मतलब 16, 16 में एक 3 जोड़ा तो हमको क्या मिला 19, 1 में 3 जोड़ा तो हमको क्या मिला 4, 14 में 3 जोड़ा तो हमको क्या मिला 17 और बस फटाफट इनके 2-3 लेटर्स निकाले। 19 हो गया एस पे, ये हो गया डी पे, ये हो गया क्यू पे और ऑप्शन एलिमिनेशन की मेथड लगी। तो एस चूंकि सबसे शुरू हो रहा था तो फिर उसके बाद आ रहा है डी, तो हमने 2 और 3 को रूल आउट कर दिया। इस तरीके से आप परीक्षा में अगर अटेम्प्ट करेंगे तो आप इसको 40-45 सेकंड से ज़्यादा 40 से 45 सेकंड में इस प्रश्न को हल कर लेंगे दोस्तों। आगे चलते हैं। अब देखिए, अब क्या कहा गया है यहाँ पे, इक्वल को FS VCM के रूप में लिखा गया है। तो अब इसको कैसे लिख सकते हैं, ये देखिए मैं बिल्कुल पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। EQUAL और इसको कैसे लिखा गया है, FSVCM। 5, 17, 21, 1, 12, ये हो गया हमारा 6, 19, 22, 3, 13। 5 से लेके 6 पे पहले वर्टिकली देखेंगे, 5 से 6 पे आए 1, 17 से 18 2, 21 से 22 1, 1 से 3 2, 12 से 13 1, मतलब क्या हुआ, +1 हुआ, +2 हुआ, +1 हुआ, +2 हुआ और +1 हुआ। क्या पैटर्न चला, +1 +2 +1 +2, इस तरीके का पैटर्न चला है। डेली को कैसे लिखेंगे, DAILY, 4, 1, 9, 12, 25, +1 करेंगे तो हो गया 5, +2 करेंगे ये हो गया 3, 5 मतलब E, 3 मतलब C, EC कौन से वाले ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 1 में। आगे हल करने की जरूरत ही नहीं है, हमें हमारा समय बचाना है। पिछले वाले पैटर्न का कॉन्सेप्ट लगाते, पिछले वाले प्रश्न का कॉन्सेप्ट कैसे लगाएंगे कि अगर हमको विदाउट पेन और पेपर इसको हल करना है तो E 5 है, F 6 है, Q 17 है, S 19 है, U 21 है, V 22 है, A 1 है, C 3 है। मतलब ये देख के आगे समझ में आया, यहाँ से यहाँ +1 हुआ, यहाँ से यहाँ +2 हुआ, यहाँ से यहाँ तीसरे से लेटर पे +1 फिर से हुआ, चौथे पे +2 हुआ, फिर +1 हुआ। बस ये कॉन्सेप्ट लगा। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा दोस्तों। इसी प्रकार के वीडियो हमारे चैनल पे भरपूर मात्रा में उपलब्ध है। आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कीजिएगा। जो चैनल पे कंटेंट अवेलेबल है, अभी तक हमने लगभग 200 से ज़्यादा वीडियो अपलोड कर दिए हैं और उन 200 वीडियो में हमने कम से कम 1500 से ज़्यादा रीजनिंग के प्रश्न हल किए हुए हैं, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ भी हल किए हुए हैं। आप उन वीडियोस को देखेंगे तो ही आपकी रीजनिंग की प्रैक्टिस हो जाएगी। आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे फिर से नंबर सीरीज का प्रश्न है, संख्याओं के बीच का अंतर निकालते हैं। 10 से 14 पे आए मतलब +4 हुआ, 14 से 28 पे आए मतलब या तो +14 या ×2। तो हम क्या लिख लेते हैं, +14 या ×2। 28 से 32 +4 हुआ, 32 से 64 हुआ मतलब ये +32 या फिर ×2। 64 से 68 पे आए +4 हुआ, 68 का 2 गुना क्या होता है, 68 का 2 गुना यहाँ पे होता है दोस्तों 6, 8, यहाँ पे होता है 100, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, ये 136 होना चाहिए, टाइपिंग की एरर है यहाँ पे। तो अब आगे क्या आ जाएगा दोस्तों, आगे क्या आएगा, ये हो गया
गुणा 2। तो श्रृंखला कैसे आगे बढ़ी, +4 × 2 +4 × 2 +4 × 2। तो अब यहाँ पे क्या उत्तर हो जाएगा, यहाँ पे ये हुआ × 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 132 में 136 है, ये 136 में अगर हम 4 जोड़ देंगे, 136 में 4 जोड़ने पे हमको क्या मिलेगा 140। 140 हमारा सही उत्तर होगा। यहाँ पे टाइपिंग एरर की वजह से ये उत्तर ऑप्शन सही नहीं दिए हुए हैं, ये 140 होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों। लॉजिक यहाँ पे काफ़ी क्लियर है। आगे चलते हैं। देखिए फिर से प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट को हल करते हैं। 13 m होता है 13 पे, j होता है हमारा 10 पे, s होता है हमारा 16 पे, p होता है हमारा s होता है हमारा 19 पे और p होता है हमारा 16 पे। 13 से 19 पे आए +6 हुआ, 10 से 16 पे आए +6 हुआ, +6 हो रहा है। ये हो गया 11 पे k और n हो गया हमारा 14 पे। इसमें k 6 जोड़ेंगे मिलेगा 17, इसमें 6 जोड़ेंगे हमको मिलेगा 20। 17 मतलब q और 20 मतलब t, q t ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से अब हमको असंगत चुनना है। 3 ऑप्शन एक समान है, एक निश्चित लॉजिक का पालन कर रहे हैं, एक भिन्न है। जो कि अल्फाबेट लेटर है, हम फिर से क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू लिखेंगे। k हो गया हमारा 11 पे, f हो गया हमारा 6 पे और a हो गया हमारा 1 पे। इसी प्रकार इसको देखते हैं, x हो जाता है 24 पे, ये ऊपर वाला है, s हो जाता है हमारा 19 पे और n हो जाता है हमारा 14 पे, z हो गया 26 पे, w हो गया 23 पे और t हो गया हमारा 20 पे, u हो गया हमारा 21 पे, p हो गया हमारा 16 पे और k हो गया हमारा 11 पे। देखते हैं क्या लॉजिक लगा है। 11 से 6 आए मतलब कितना हुआ -5 हुआ, 6 से 1 आए मतलब कितना हुआ, यहाँ पे भी -5 हुआ, 24 से 19 पे आए -5 हुआ, 19 से 14 पे आए -5 हुआ, 26 से 23 पे आए मतलब ये -3 हुआ, 23 से 20 पे आए मतलब -3 हुआ, 21 से 16 -5 और 16 से 11 मतलब -5। तो ऑप्शन नंबर 3 में -3 हो रहा है, बाकी सब में -5 हो रहा है। आगे चलते हैं। अब देखिए वेन डायग्राम का प्रश्न है। ये 3 शब्द दिए हुए हैं, इनका आपस में कनेक्शन किस वेन डायग्राम से हम दर्शा सकते हैं। तो तैराकी और साइकिल चलाना, तैराकी और साइकिल चलाना को हम आपस में कैसे, एक पिक्चर से अगर हमको दिखाना हो तो इनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं हुआ, मतलब ये कैसा सर्कल हुआ, इस प्रकार का सर्कल हुआ। एक सर्कल है तैराकी का, ये स्विमिंग का और ये साइकिलिंग का। अब देखिए साइकिल चलाना और व्यायाम, साइकिल चलाना एक व्यायाम होता है और इन दोनों को देख लेते हैं, तैराकी भी एक व्यायाम होता है। तो ये दोनों इस प्रकार के एक सर्कल में आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। दो के हर 2 शब्द उठाते हैं और उनके बीच का कंपेयर करके एक चित्र बनाते हैं हम, इस प्रकार से प्रश्न हल होता है। ब्लड रिलेशन का प्रश्न आया है। पी क्यू की दादी है, आर एस का भाई है और पी का पति है। यदि एस एक महिला है तो एस और क्यू के बीच में क्या संबंध है। अब देखिए पी जो है क्यू की दादी है, ये पी है मान लेते हैं, और वो किसकी दादी है, क्यू की दादी है। तो ये पी का बेटा हुआ, यहाँ पे सन हुआ, उसका नाम हमको नहीं पता, और उसका जो बेटा या बेटी है वो कौन है, क्यू है, इसका जेंडर अभी हमको नहीं पता। और ये पी दादी है इसलिए माइनस का साइन। आर जो है एस का भाई है और पी का पति है। आर किसका भाई है, एस का भाई है और पी का पति, पी का पति है मतलब इस प्रकार का एरो बना देंगे, और उसका पति कौन है, आर है, और किसका भाई है वो, एस का भाई है। ये एस हो गया, एस का जेंडर अभी हमको नहीं पता। अब देखिए यदि एस एक महिला है, एस कौन है, एक महिला है, ये महिला हो गई। तो अब हमको क्या करना है, हमसे क्या पूछा है, एस और क्यू के बीच में क्या संबंध है। ये है क्यू और ये है एस। ये एस है। अब हमको क्यू और एस के बीच में संबंध पता करना है। तो अब क्या हो गया, ये देखिए यहाँ पे ये इसकी दादी है, ये दादी, और आर जो हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे, दादा हो जाएंगे, और दादा की बहन है ये। तो क्या संबंध हो जाएगा, ये हो जाएगी
दादी माँ, दादा की बहन को भी दादी माँ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों। आगे चलते हैं। अब इन के बीच में जो संबंध है वो हमको ज्ञात करना है इन दोनों के बीच में। तो जब भी संख्याओं के बीच में इतना ज़्यादा बड़ा अंतर आता है, 1947 सीधे 42 के रूप में दिया हुआ है, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, अब चूंकि ये किसी का वर्ग या वर्गमूल या फिर घनमूल भी नहीं है, तो हम क्या करते हैं, संख्याओं की डिजिट्स को जोड़ने लगते हैं, तो हमें हमारा उत्तर मिलने की संभावना होती है। या फिर उनको आपस में गुणा करने लगते हैं, या दो दो के पेयर में जोड़ने लगते हैं, या फिर गुणा करने कोई पैटर्न ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो हम 1947 से संख्याओं को बीच में जोड़ें तो 1 धन 9 धन 4 धन 7, तो 1 और 9 हो गया 10, 10 और 4 14, और 14 और 7 होता है 21। मतलब इनका योगफल कितना हो गया 21, और 21 का अगर हम 2 गुना कर दें तो हमको क्या मिलेगा, 42 मिलेगा। मतलब संख्या अंकों को जोड़ा गया, उनको और उनके जोड़ को 2 गुना किया गया। तो अब यहाँ पे देखिए 1 और 9 को जोड़ा तो मिलता है 10, 10 और 8 18, 18 और 9 27। इनको आपस में जोड़ने पे क्या मिलेगा 27, और 27 में अगर हम 2 का गुणा कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा 54, 54। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस प्रकार का कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कीजिए। थैंक यू।